थे आप सबका। आप इस वक्त देख रहे हैं पांच का पंच और पांच का पंच लेकर मैं हूं इशफाक गौहर। पांच के पंच में आज बड़े मुद्दे पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और पिछले 2 महीनों से कंटिन्यूअसली हम जो बात कर रहे हैं वो चाइना की। और आज भी एक बड़ी खबर इस वक्त चाइना से ही सामने आ रही है कि वार्ता के बीच असुर की भाषा बोल रहा है चाइना। जी हां, बड़ी बात हम आपके सामने रख रहे हैं कि वार्ता के बीच असुर की भाषा बोल रहा है चाइना। लद्दाख को छोड़ अब डोकलाम पर उतरा है चाइना। लद्दाख की भाषा लद्दाख पर नहीं बल्कि डोकलाम का सवाल उठा रहा है पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी चाइना की फौज। और यह माना जा रहा है कि फौजी अब जिस तरीके का तनाव और जो दबाव इस वक्त पीपल्स लिबरेशन आर्मी पर है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो बन रहा है, उससे मानसिक संतुलन जो है वो कहीं ना कहीं खो बैठी है पीपल्स लिबरेशन आर्मी। और यही वजह है कि जिनपिंग खुद फौजी जवानों से मिलने अब एयरबेस तक भी पहुंचे हैं, इस तरीके की खबरें। और दूसरी मर्तबा यह खबर आज आई है पिछले 15 दिन के दौरान, दूसरी बार जिनपिंग फौजियों से मिलने एयरबेस पर पहुंचे। यह साफ दिखा रहा है कि तनाव के अंदर पीपल्स लिबरेशन आर्मी किस तरीके से काम कर रही है। बड़ी खबर, वार्ता के बीच असुर की भाषा जो है वो इसलिए अहम है, हम बात लद्दाख की कर रहे हैं और वो पहुंचे हैं जनाब डोकलाम। तो ये किस तरीके की नीति है और इस नीति के बीच और भी कुछ बड़ी खबरें हैं जो आपके सामने थोड़ी देर में हम रखेंगे। लेकिन बड़ी खबर के तौर पर अब ये जो दूसरी तस्वीर भी आपके सामने है, इस पर थोड़ी देर में हम जरूर आपके सामने चर्चा करेंगे कि तस्वीरें क्या कुछ बोल रही हैं और इन तस्वीरों की कहानी क्या है। डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए से और मिलिट्री आई से इन तस्वीरों के क्या माने हैं, थोड़ी देर में हम जरूर आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अपने पूरे पैनल की ओर आते हैं। हमारे साथ इस वक्त कर्नल संतपाल राघव साहब है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अनुपम तिवारी साहब है, बड़े मंजे हुए हैं और अपने अंदाज से बात करते हैं। अनिल मिश्रा साहब सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत शुक्रिया अनिल जी ज्वाइन करने के लिए। और बैटल ऑफ लद्दाख में जब हम 5:30 बजे आएंगे तो वहां पर भी हमारे साथ एक और मेहमान जो है वो ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके पास आऊंगा कर्नल संतपाल राघव साहब। वो मामला सीधे सीधे से हम पिछले दिनों से बात कर रहे थे, 8-9 घंटे की हमने वार्ता की। आज नेशनल हुकअप पर यानी दिल्ली के अंदर भी चर्चा जो है वो चल रही है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो इस पर चर्चा कर रहे हैं कि 5th राउंड ऑफ टॉक्स में क्या कुछ हुआ है, क्योंकि चाइना स्टडी ग्रुप को ही फाइनल डिसीजन लेना और सरकार को बताना है कि आगे क्या कुछ करना है। लेकिन इस बीच आज मुजफ्फराबाद के अंदर जिस तरीके की फंक्शन हुई है पाकिस्तान के अंदर, और वहां से जो खबर आ रही है वो ये है कि पीएलए के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है उन्होंने लद्दाख के बदले डोकलाम का मामला उठाया और कहा भारत जिस तरीके से डोकलाम में अपना दबाव बनाना चाहता है उससे उसे बाज होना चाहिए, पीछे हटना चाहिए, वरना सिचुएशन साउथ एशिया के अंदर और भारत के लिए बहुत खराब हो सकती है। जी, जो करंट जी राघव साहब, एलएसी पे करंट सिचुएशन जो एलएसी पे है वो दक्षिण एशिया में फ्लैश पॉइंट है। अगर आप हाल में देखें तो जिनपिंग फॉरवर्ड एरियाज में गए हैं, जवानों से बात की है और जवानों के उन्होंने लिविंग कंडीशंस खुद स्वयं देखी है। ग्राउंड पे जाके वहां जवानों से उन्होंने वार्तालाप की है कि ये एक शो ऑफ फोर्स है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि वी आर रेडी टू फाइट। इसका मतलब ये है साफ अक्षरों के अंदर, पर ये एक शो ऑफ फोर्स है। जो इंटरनली आज आप देखें जो मैचिंग डिप्लॉयमेंट हमारी है, डेप्सोंग में, डीबीओ, दौलत बेग, उर्डी में, वहां पे हमने एक ब्रिगेड साइज फोर्स लगाई हुई है। तो हम बड़ी मजबूती से और सक्षमता से उनको जवाब दे रहे हैं। दूसरी जो बड़ी बात है, हमारी मैचिंग डिप्लॉयमेंट से भी बेहतर पोजीशन में है। जवानों का मनोबल बहुत हाई है। वो इसलिए गैल्वन में हमें इनिशियल विक्ट्री मिल गई है। वो बात दूसरी थी कि क्या स्थिति थी। देखिए हमारा जो मोरल अप है और हमारी जो एडवांस विंटर स्टॉकिंग है ट्रुप्स की
वो चाइना को भी मालूम है, इंट एजेंसी से आजकल सैटेलाइट इमेजरी से रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है विंटर सीजन में रहने के लिए, और जो पोर्टेबल कैबिन्स के लिए भी हमारी गवर्नमेंट और दूसरे और संसाधन के लिए भी बाहर के देशों से प्रोक्योरमेंट कर रही है, और हम सेल्फ रिलायंट हैं, और एक आज वहां पे एक अच्छी स्थिति में है जो डिप्लॉयमेंट का जवाब दे रहे हैं। ये चाइना के लिए बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर है और सेटबैक है। मैं आपको बताऊं कि वो शिफ्ट कर रहा है जी। कभी डेप्सोंग में थोड़ा प्रेशर दिखाने की कोशिश करता है, तो कभी अभी अभी डोकलाम में जो अपनी स्टेटमेंट देके, और हो सकता है कि कुछ वहां मूवमेंट भी करे डेप्थ एरिया से ट्रुप्स वहां पे, क्योंकि एक दुश्मन का एक इंटेंशन होता है कहीं पे डाइवर्जनरी फोर्स को लगाएगा, जो असली इंटेंट है वो एक अलग होता है। ये शो ऑफ फोर्स होता है, डाइवर्जनरी फोर्स होता है, कहीं पे फोर्स ज्यादा लगाएगा जो दुश्मन को धोखा देने के लिए। राइट सर, मैं ये कंक्लूड इसी बात से कर रहा हूं कि आज हम लोग सक्षम है, सैन्य हमारी शक्ति उनको जवाब दे रही है और बड़ा माकूल जवाब दे रही है। राइट सर, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। राघव सर, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। अनुपम तिवारी साहब, आप कंटिन्यूसली हमारे साथ डिबेट में बैठते हैं और तरह तरह की बातें हमारे सामने भी आती है जिनको आप एक्सपर्ट व्यू देते हैं। ये जब हम लद्दाख एलएसी की बात करते हैं, लद्दाख को लेकर टॉक्स करते हैं, 5 राउंड हमारे हुए हैं, दिल्ली में भी अभी बैठक चल रही है, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा शाम तक पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज जो हम रिएक्ट देख रहे हैं वहां से पीएलए से जो रिएक्ट आया है वो लद्दाख की बात कम और डोकलाम पर सारा प्रेशर, ये प्रेशर टैक्टिक है या जिस तरीके से राघव साहब कह रहे हैं, ये तो अभी जिस तरीके की सिचुएशन है उसमें ये सारी चीजें होती हैं, बात कहीं की करे, एक्शन कहीं पर करे। गौहर जी, ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स नहीं कह सकते हैं। इसके पीछे जो हमें पिछला जो हमारा कमांडर कॉन्फ्रेंस हुआ था, कोर कमांडर की जो बातचीत हुई थी, अगर उससे आज के इस चीज को लिंक करें ना तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। पिछली कोर कमांडर की जो बैठक हुई थी 14 जुलाई को, उसके बाद से कुछ जगहों पर उन्होंने अपने जमावड़े को कम किया। गलवान घाटी जो फ्लैश पॉइंट था जून का, उसको वहां पे उन्होंने कम कर दिया। लेकिन हकीकत ये थी कि जो एलएसी के साथ में उन्होंने अपनी टैंक डिप्लॉयमेंट या यूएवी डिप्लॉयमेंट या कॉम्बैट व्हीकल्स उनके जो लगे हुए थे, इनफैक्ट उन्होंने अपनी जो एयर को भी अपने सीमा में एलएसी के साथ से अभी हटाया नहीं। मतलब एक तरह से जो पुल बैक हुआ है वो सिर्फ दिखावे के लिए हुआ है। अब आज की घटना में आते हैं गौहर जी, आज जिस हिसाब से उन्होंने डोकलाम पे लिया है, मैं इस चीज को उसी से लिंक करना चाहता हूं कि हकीकत में ये है कि उन्होंने जो थोड़ा बहुत जो अपना डिप्लॉयमेंट कम भी किया है चाइना ने, वो सिर्फ भारत को एक तरह से उलझाए रखने के लिए किया है। हकीकत में उन्होंने कोई डिप्लॉयमेंट कम नहीं किया है। अपने बॉर्डर में अपने बैकवर्ड जो उनके डिप्लॉयमेंट्स हैं उनको उसी तरह से जो पिछले 3 महीनों से जो स्थिति आज भी वो स्थिति में बने हुए हैं। 2-10 सिपाहियों को अगर उन्होंने कुछ जगहों से हटा लिया है तो उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो विड्रॉ कर रहे हैं या पुल बैक कर रहे हैं। अब वो डोकलाम की तरफ ले जाना हो, या अभी 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि वो लिपू लेक का जो दर्रा है उसके आसपास भी उत्तराखंड में वहां पे भी उनकी एक्टिविटीज देखी गई। तो मुझे लगता है कि चीजों को वो एक बड़ा शेप देना चाहते हैं और हिंदुस्तान को वो लगातार इस लड़ाई के लिए उलझाए रखना चाहते हैं। डोकलाम वाले विवाद को भी मैं उसी तरह से देखता हूँ कि हिंदुस्तान को किसी ना किसी तरह 3-4 महीने तक, विंटर्स तक उलझाए रखा जाए और शायद जो कहानी है वो विंटर्स आने के बाद शुरू। राइट सर, तो ये आपके पास आ रहा हूं अनिल मिश्रा साहब, अब जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई है नेशनल हुकअप पर हमारी, उस स्ट्रेटजी को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशंस हो रहे हैं, हर मूव के बाद एक मीटिंग होती है और हर मीटिंग का कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन भी हम देखते हैं। जो कुछ पिछले 90 दिन से हो रहा है, 90 दिन से ज्यादा वक्त हो गया, हम भी चर्चा इस पर कर रहे हैं, इसे आप इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देख रहे हैं? नहीं, इसको हमें इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल बड़ा खुल के कह रहा हूँ, हमें ये समझने की जरूरत है। इसमें कुछ भी होगा, लॉस हमारा ही होगा। मैं बहुत शॉर्ट में आपको इसको क्लियर करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय राजनीति और पिछले कहा जाता है विश्व में जो माहौल, अगर आप
पिछले 3-4-5 सालों में बने हुए उस पर नजर था, तो जहां हमारा जो डायरेक्शन थोड़ा चेंज हुआ, एक साइड अगर कहें तो हम अमेरिका के जितने ही करीब जा रहे हैं उतने ही चाइना से हमारी दूरी बनती जा रही है। आखिर ये 4 साल से ये जो प्लान अभी तक सर मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि आपके ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जब तक वो क्लियर होता मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। लेकिन आपके पास है ना कर्नल राघव सर, ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके की सिचुएशन अभी इंटरनेशनल फोरम के अंदर बन रही है, बिल्कुल खुलेआम अमेरिका, रशिया, जापान, जर्मनी ये खुलेआम अब सामने आए और उन्होंने कहा कि नहीं ये तानाशाही हम चलने नहीं देंगे। लेकिन इसका जो इफेक्ट और इंपैक्ट होना चाहिए था साउथ चाइना सी के बाहर भी, वो उतना नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि अमेरिका पे 100% भरोसा करना मतलब बहुत बड़ी गलती। जी देखिए, सुरक्षा जो है स्वयं करनी पड़ती है, लेकिन डिप्लोमेटिकल एफर्ट से वर्ल्ड ओपिनियन बनानी पड़ती है और पूरे विश्व को बताना पड़ता है कि हम सही हैं और दुश्मन जो पड़ोसी देश है वो गलत है। इसकी एक ओपिनियन बनानी पड़ती है, क्योंकि आइसोलेट करना पड़ता है। हम वर्ल्ड से ये सोचते हैं कि जो देश गलत काम कर रहा है उसको आइसोलेट किया जाए, उसके अलग मैकेनिज्म है। हर फोरम के अंदर कहीं सैंक्शन लगती हैं तो कहीं फोरम से निकाला जाता, लेकिन सुरक्षा जो है वो स्वयं करनी पड़ती है। कोई भी देश आपको अपने ट्रूप्स कभी भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा, और जो अमेरिकन और रशियन है, आप ये देखिएगा कि वो अपने देश के लिए ही पैट्रियोटिक फीलिंग आती है, दूसरे देश के लिए बहुत मुश्किल है जी। ये भारतवर्षी है। जो हम आईपीकेएफ में जाते हैं, मैं भी आईपीकेएफ में गया हूं, जो हम बचपन से ही जो एक भावना देशभक्ति की होती है या अपनी कर्तव्य निष्ठा की होती है, तो हम जाके वो अच्छा शो ऑफ करते हैं। आईपीकेएफ जितने भी जाती है, इंडियन पीस बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस और करंट सिनेरियो में हम लोगों ने सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है और हमको कॉम्प्लीमेंट्स भी किया है जो फोर्स कमांडर होते हैं यूएन के। मैं अभी आता हूं, जो आपने कहा कि हमारे कॉन्टिनेंट में जो माउंटेन वॉरफेयर है और हमारे कंटेस्ट में हम लोग 84 में आप देखिएगा साइचिन में -50 पे ऑपरेट कर रहे हैं, और जो पूर्वी लद्दाख है वहां ऑलमोस्ट सेम कंडीशन है। मतलब साइचिन में ज्यादा डिफिकल्ट है, हॉस्टाइल ट्रेन है, लेकिन ये भी 6 महीने बंद रहता है, पासिस बंद हो जाते हैं, ट्रुप्स हमारे वही टिन राशन पे रहते हैं, एडब्ल्यूएस में रहते हैं, बट हमारे ट्रुप्स को मजबूती है लड़ने में और सर्वाइवल करने में। राइट सर, मैं आता हूं दोबारा आपके पास, राघव साहब दोबारा आऊंगा आपके पास। ये अपने मिश्रा साहब के साथ हमारा ऑडियो लाइन क्लियर हो गया। मिश्रा साहब, मैं वर्ल्ड ओपिनियन की भी बात कर रहा था, और उस ओपिनियन का इफेक्ट और इम्पैक्ट क्या जिनपिंग पर हो रहा है, कुछ वो आपको नजर आ रहा है कुछ? देखिए, मैं यही करना चाह रहा था, अगर अब आपको मेरी आवाज साफ मिल रही है तो मैं 2 मिनट करना चाहता हूँ। जैसे भी हमारे दोनों एक्सपर्ट उनकी सही बातें कर रहे थे, लेकिन इधर हट के हमें देखने की जरूरत है। मैं बात यहाँ करता हूँ कि कहावत जो कही जाती है के साथ गिर जाता है, कहीं शायद आज स्थिति वो बन गई है हमारे देश की। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के और कूटनीति के शिकार हो रहे हैं। चाइना जो कुछ भी कर रहा है ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के तहत कर रहा है। चाइना की जो भी दुश्मनी है वो अमेरिका से है, चाइना की जो भी दुश्मनी है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए है। लेकिन अगर आप ध्यान दें, बड़ा खरा सच बोल रहा हूँ, शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए, उसने जिस तरह से ट्रंप ने राजनीति इस वक्त दुनिया में खेल रखी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वहां चाइना दुश्मनी उससे पाल रहा लेकिन भिड़ नहीं पा रहा। उसको भिड़ने का एक जरिया चाहिए था, वो जरिया उसने भारत को बना लिया है। और उसका कारण है कि पिछले 5-6 सालों में अगर आप देखें जिस तरह से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स को चेंज किया है, जहां पहले हम रसिया ग्रुप के तहत
जबकि हम निरपेक्ष रहते थे। लेकिन हम जितना रसिया के करीब होते थे उतना किसी के नहीं होते थे। लेकिन आज सिचुएशन बदल गई है। हम रसिया से दोस्त तो जरूर रह गए, लेकिन वो हमारी गुफ्तगू नहीं रही जितने करीबी शायद हो ना, लेकिन शो हम कर रहे हैं कि हम अमेरिका के खिलाफ हैं। अगर ये लाइन बोली जा रही है मेरा दोस्त ट्रंप, तो उसका एक इंपैक्ट हो रहा है और वो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है। बाकी जगह तो देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन उसका चाइना रिएक्शन मिल रहा है और उसमें आग में घी डालने काम किया कोरोना फैक्टर ने। कोरोना में जब चाइना चारों तरफ से घिर गया, छोटे से लेके बड़े देश, मतलब एक लाइन में कहा जाए पूरा विश्व उसका दुश्मन बन के खड़ा हुआ और अमेरिका सीधे वॉर्न करने लगा। तो चाइना ने ये एक सोची समझी रणनीति के तहत एक राजनीति खेली है। अगर आप ध्यान दें पिछले 2 महीने से जब से इंडिया में ये पॉलिटिक्स हुई, उसने हमारे गैलवान से लेकर जितने फिंगरप्रिंट्स में एंटर किया, उसके बाद देखिए कोरोना का इंटरनेशनल लेवल पॉलिटिक्स पे जो एक आवाज थी वो दब गई। अब इंडिया चाइना वॉर को लेकर बात हो रही है। वॉर हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे जैसा हमारे एक्सपर्ट कर रहे हैं, हमारी कंट्री तैयारी भी की है, लेकिन हमें इधर समझने की जरूरत है कि कहीं हम अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स से दब तो नहीं रहे, क्योंकि जहां चाइना हम पर इधर 15 पॉइंट्स पर इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट किया, उधर डोकलाम में फिर जा रहा है। लेटेस्ट न्यूज ये कि उत्तराखंड पे जो हमारा लिपुलेख है वहां तक वो अपनी तैयारी कर रहा है और उससे आगे बढ़ के देखिए वो हमको किस तरह घेर रहा है कि वो हमको ले आके नेपाल के थ्रू हमारे बॉर्डर पर आकर वो कुछ न कुछ ऑब्जेक्शन कर रहा है। मतलब पॉलिटिक्स ये है कि वो हमको घेर रहा है, हमको अपने में उलझा रहा है और वो जानता है कि इस वक्त इंडिया एक कमजोर नस है और हमको उलझाकर वो अपनी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और कहीं न कहीं इंटरनेशनल एक मैसेज भी देने की कोशिश कर रहा है। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, लेकिन अनुपम तिवारी सर, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब हम लड़ने की बात करते हैं, वॉर फ्रंट पर आने की बात करते हैं, तो हमारी सेना हर तरफ से तैयार है। नेवी अपने वॉर फ्रंट पर तैयार है, एयरफोर्स रेडी है, ग्राउंड फोर्सेस हमारे तैयार है, एडिशनल डिप्लॉयमेंट्स हो गई हैं। लेकिन इसके बीच दो चीजें आज बड़ी इंपॉर्टेंट जिस पर बात आपकी होनी चाहिए और मैं जानना चाहूंगा, देश जानना चाहेगा कि हमारे जो वॉर वेटरन्स हैं या जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं वो इसको कैसे देखते हैं। एक ये कि चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड हुआ है 2014 से 2020 तक, ये जुलाई 2020 तक, ये तकरीबन 26 बिलियन का हुआ है। ये एक तरफ से है। दूसरी तरफ से हम एप्स को बैन कर रहे हैं, हम और भी चीजें जो है वो कर रहे हैं और उसके साथ साथ अब जो नई पॉलिसी हम अडॉप्ट कर रहे हैं कि जो स्टडी हमारी हो रही थी यूनिवर्सिटीज के अंदर, चाइना की यूनिवर्सिटीज का हमारे साथ एमओयू होता था या हम एमओयू करते थे, तो उस पर भी सरकार ने कहा कि अब स्क्रूटिंग होगी जी, हम देखेंगे। इस पर एक बड़ा रिएक्शन जो है वो चाइना से हुआ है, मूव हुआ है कि जो पॉलिटिसाइजिंग नॉर्मल कॉपरेशन जो हमारा है इसको ना करें। भारत से उन्होंने मशवरा दिया कि आप पॉलिटिसाइज ना करें इन इश्यूज को। क्या ये पॉलिटिसाइज है या वक्त की जरूरत है ये सारी चीजें करना? ये बिल्कुल वक्त की जरूरत है। गौहर जी देखिए, चीन का जो रिएक्शंस पिछले दिनों आने शुरू हुए हैं वो इन्हीं स्टेप बाय स्टेप जो हमने नई चीजें अख्तियार की हैं उन्हीं का जवाब है। प्रीवियस कमेंटेटर मिश्रा साहब जैसा कह रहे थे कि हो सकता है कि हिंदुस्तान वर्ल्ड पॉलिटिक्स का शिकार हो गया हो, तो ऐसा लगता तो नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की अभी इतनी खराब पोजीशन भी वर्ल्ड में नहीं है कि वो दूसरों के इशारे पे नाचना शुरू कर देगा। हाँ, हम अपनी जरूरतों, हमने अपने पुराने परंपरागत रास्ते से चलना छोड़ दिया है, हम नए रास्ते ढूंढ रहे हैं और हम नए तरीके से चीजों को हैंडल करना शुरू कर रहे हैं। रही बात, जैसे आपने कहा कि वॉर वेटरन्स इस चीज को कैसे देखते हैं या पुराने डिफेंस के लोग इसको कैसे देखते हैं, तो ये हमारे लिए एक चुनौती है मैं कहूंगा। और चुनौतियों से हमारे सिपाही या हमारे सैनिक या हमारे ऑफिसर्स कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। आप देखिए -40 -50 डिग्री टेम्परेचर पे हम पहले भी काम करते रहे, हमारी सेनाएं वहां पर रही हैं। तो सेनाओं का काम करने का एक अपना तरीका होता है और हिंदुस्तान की सेनाएं जो हैं बहुत ही प्रोफेशनल सेनाएं हैं, तो उनको इन सब चीजों से कभी एक चुनौती के रूप में इसको लेते हैं और इसको ये समझते हैं कि हमें इस हर्डल को पार करना है, तो हम उस हर्डल को पार करेंगे, हमारी सेनाएं उसमें मजबूती से डटी रहेंगी। तो कर्नल राघव, बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट है, क्या हर एक बंदूक सिर्फ सेना के कंधे पे रखी जाए? चाइना तो कह रहा है कि जनाब सियासत ना करें इश्यूज पर, एजुकेशन पर सियासत ना करें, डेवलपमेंट पर सियासत ना करें, ट्रेड पर सियासत ना करें। अब तो वो दूसरे तरीके से भी बात करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन क्या हर एक बंदूक सेना के कंधे पे ही रखें या पॉलिटिकल फ्रंट को भी कुछ चीजें अपने कंधे पर लेकर एक फर्म डिसीजन लेना पड़ेगा कि मेरा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप देखिए कि
इस फ्रंट के लिए हमें 4 प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी पे काम करना है। नंबर 1, पॉलिटिकल विल जो हमारी बहुत मजबूत होनी चाहिए और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने ग्राउंड पे जाके दिखाई भी है। दूसरा, आर्थिक स्तर पर वो भी इस सिनेरियो में काफी हद तक सक्सेसफुल रही है और इंडिया ने इसको अडॉप्ट भी किया है। थर्ड, डिप्लोमेटिकल एफर्ट्स, काफी हमारे डिप्लोमेटिकल एफर्ट्स ने रिजल्ट्स दिए हैं। फोर्थ, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट एंड ऑफेंसिव स्पिरिट, हमने जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट दिखाई है, मैचिंग डिप्लॉयमेंट दिखाई है, ट्रूप्स का एग्रेसिव पेट्रोलिंग, डोमिनेशन ऑन ग्राउंड, बाय फुट और बाय एयर, तीनों सेनाओं ने कोऑर्डिनेशन से, सिनर्जी से आज बिल्कुल 24/7 जो है वो विजिल पे है और एक ही इशारे पे दुश्मन के इरादों को ध्वस्त कर सकते हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा कोऑर्डिनेशन आया है। मैं अगेन ये कहना चाहता हूं, वॉर इज नॉट ए सॉल्यूशन। ये डिप्लोमेटिकल एफर्ट से जो जहां तक हमारा LAC का परसेप्शन है और जो हमारी वर्किंग है, जो अप्रैल की जो पोजीशन है 2020 की, वहां तक आइसोलेट करके और डिप्लोमेटिकल एफर्ट से हमको बनाना चाहिए। जैसे डोकलाम में हमने 73 डेज के बाद जो हमने सोचा था, जो हमने रणनीति बनाई थी, वो हमने बनाया। लेकिन मिलिट्री तौर पे भी हमें बहुत मजबूती दिखानी होगी। राइट सर, मिलिट्री बेस पर तो मजबूती दिखा रहे हैं, जरूरत है एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन की। जो आप कह रहे हैं कि कुछ तो दिख रहा है लेकिन कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए आपके पास हम अनिल मिश्रा से जब पॉलिटिक्स की बात होती है तो अगर आज का दिन आपने देखा होगा, कांग्रेस के ट्विटर को नजर मारी होगी तो तकरीबन 5-6 ट्वीट आपको नजर आएंगे। एक के बाद एक ट्वीट चाइना को लेकर किया गया है और लीडरशिप पर सवाल उठाए गए हैं। एक सवाल मुझे भी काफी बड़ा इंपॉर्टेंट लगा, वो यही था कि देखिए IPL होने वाला है, क्या BCCI को चाइना के स्पॉन्सर के बिना कोई नहीं मिला? उन्होंने तंजिया अंदाज में पूछा था, लेकिन जब हम 1-to-1 पर है, इकोनॉमिकल वॉरफ्रंट पर उनके साथ लड़ने के लिए तैयार है, तो यहां पर ये छोटी सी चूक क्यों हम कर पा रहे हैं? BCCI क्या हमारे कंट्रोल में नहीं है? क्या हम उन्हें नहीं समझा सकते थे कि इसको भैया हटाना ही है, यहां पर इंडियन स्पॉन्सर चलेगा? देखिए, यही पॉलिसी हमें चाहिए। जैसे मैं फिर कह रहा हूँ, एक्सपर्ट्स जो बोल रहे हैं उनकी राय अपनी है और मैं काफी हद तक मानता हूँ वो सही कर रहे हैं, लेकिन हमको अपनी आत्म प्रशंसा या अपने अति आत्मविश्वास से थोड़ा बाहर आकर, क्योंकि जो एक लाइन अभी एक्सपर्ट साहब ने कही, वो मैं क्या दुनिया कहता है, वॉर किसी का सोल्यूशन नहीं है और वॉर से जो वॉर करता है उसी का लॉस होता है। तो मैं दूसरी लाइन पे एक बात कहना चाहता हूँ, सबसे पहले हमें इंटरनली पूरे देश को एक होना पड़ेगा। सोच एक होनी चाहिए, स्टेटमेंट एक होना चाहिए और एक्शन बिल्कुल एक होना चाहिए। हम आपस में कितना भी पॉलिटिकली भिड़े, लेकिन इस तरह के मैटर्स पे एक होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है सरकार की, जो सत्ता में बैठा होता है, वहां पार्टी नहीं होती है, वो भारत सरकार है और भारत सरकार को इस वक्त बहुत सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ना चाहिए। मेरी राय ऐसी है, कहीं शायद हम कुछ ज्यादा ही अमेरिका के प्रति या ट्रंप के प्रति शायद कुछ ज्यादा आगे बढ़ गए दोस्ती में या दिखावे में। मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के तहत हमें सारे गुटों को, वर्ड ध्यान दीजिएगा, मैं गुट शब्द यूज कर रहा हूं, और जिससे स्पेशली कहना चाहूंगा कि रशिया के साथ हमको अपने और ज्यादा समझ बढ़ानी पड़ेगी और इसका एक ही सलूशन है कि अगर हम रशिया की तरफ बढ़ें और रशिया को हम अपनी बात समझा पाए, तो ये चाइना अगर आज की डेट में किसी की बात मानेगा तो सिर्फ और सिर्फ रूस है। रूस को हमको किसी न किसी तरह क्लियर करना पड़ेगा और रूस से ये दबाव डलवाना पड़ेगा। तो भारत के अंदर जिस तरह की राजनीतिक कूटनीतिक स्थिति चाइना ने क्रिएट कर रखी है, उससे हमें निकलना है, क्योंकि बहुत ध्यान दीजिएगा, इस वक्त समय बहुत खराब चल रहा है। हम जिस ढंग से आर्थिक स्थितियों से, कोरोना बीमारी से और बहुत सी चीजों से उलझे हुए हैं, वहां इस तरह अच्छी बात है, हमारा हौसला बढ़ता है, हमारे सेना के जवान वहां मुस्तैदी से खड़े, लेकिन इन सब करने में जहां हम एक तरफ आर्थिक स्थितियों से लड़ रहे हैं, वहां सेना की इस तरह की गतिविधियां एक पॉइंट से लेके पूरे बॉर्डर पे अगर हमें करनी पड़ रही है, इसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ रहा है। जितना ही हम वहां अपनी गतिविधियां बढ़ाएंगे, उतना हमारी आर्थिक स्थिति पे इसका असर पड़ेगा और जिसका रिजल्ट कोई नहीं निकलेगा। अंततः वार नहीं होनी है, अगर वार होती भी है तो उसका लॉस ही मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए
इसलिए मुझे लगता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत बहुत खुले दिल से, बहुत खुले दिमाग से हमारी देश की सरकार को इस वक्त एक डिप्लोमेटिक रूट को अख्तियार करते हुए कहीं न कहीं राइट सर, डिप्लोमेसी को और ज्यादा तेज करना होगा और देखना होगा कि वॉर नहीं, टॉक्स के जरिए से मामला हल हो। जरा वो तस्वीरें चलाइएगा जो सैटेलाइट इमेज दोबारा आ जाई हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट ये जो है हम पहुंचे हैं उस मकाम पर कि वो ये देखिए जनाब, ये सेतुला एयरबेस का इमेज आई है, 2-3 इमेज रिलीज हुई है, बड़ी मुश्किल से ये इमेज मिली है। सेतुला एयरबेस एक बड़ा एयरबेस माना जा रहा है जहां पर बहुत कम काम हुआ था। 2018-2019 के दौरान बिल्कुल काम नहीं था, लेकिन 2020 में इस पर एक्सपेंशन हुआ है और एक्सपेंशन इस तरीके से हुआ कि 2018 में आपको वहां पर सोलर विंड फार्म नजर नहीं आएगा, लेकिन 2019-20 के दौरान वो कंप्लीट हुआ है। नई बैरक्स बनाई गई है, मिक्स मशीनरी एंड आर्टिलरी यूनिट वहां लगाए गए हैं, ग्रीन फार्मिंग का एक पूरा कॉन्सेप्ट खड़ा किया गया है, कैमोफ्लेज यूनिट खड़े कर दिए गए हैं। ये वो सैटेलाइट इमेज हैं जो झूठ बोलेंगी नहीं, ये बता रही हैं कि वॉरफेयर और तैयारियां किस तरीके से चाइना कर रहा है। एक तरफ से लगातार वो हमें कह रहा है कि पॉलिटिसाइज ना करें हालात को, आप हालात को सामान्य बनाने के लिए काम करें, और दूसरी तरफ से जब सरहद के उस पार हम देखते हैं सेतुला एयरबेस को देखें या उन 8 एयरबेसों को देखें जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है, एक्चुअल कंट्रोल के पास है, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा हैवी डिप्लॉयमेंट भी नजर आएगी, हैवी मूवमेंट भी नजर आएंगे। और ये ताजा तस्वीरें जो है ये खुद बयान कर रही हैं कि किस तरीके का सेतुला एयरबेस पर सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। सीधा पहले आप ही के पास आऊंगा कर्नल राघव सर, ये बताइएगा, एक तरफ से पॉलिटिक्स ना करें, दूसरी तरफ से वो जंग की तैयारियां करें, तो वो संतुलन कहां पर बनेगा, फिर वो भरोसा कैसे होगा? फिर तो वही बात है ना कि ड्रैगन की लाल आंख पे कभी भरोसा ही नहीं है कि वो अभी हाथ नीचे रखेगा और कब क्या करेगा कहना मुश्किल होगा। जी देखिए, चाइना जो है बहुत ही धोखेबाज और चालबाज, चालाकी और चतुराई वाला देश है। आप इसको 1962 में देखिएगा और रीजन के अंदर इसने देखे इनकी विस्तारवादी हमेशा नीति रही। तिब्बत को इन्होंने ले लिया और 1.5 डजन से ज्यादा जो कंट्रीज हैं जिनको ये बॉर्डर की इनका डिस्प्यूट है, और हर जगह जो है वर्ल्ड ओपिनियन होते के बावजूद भी ये उन देशों को हमेशा टीजिंग करता है। और हमारे साथ भी आप देखिएगा कि इन्होंने जो है LAC पे, कहीं जम्मू में, डोकलाम में और कहीं भी ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये सिर्फ इनकी थ्योरी है। आज हमारे 70 इयर्स के बाद भी बॉर्डर LAC में स्टेबलाइज नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये है कि इनकी जो नीति है, जो PLA की जो कम्युनिस्ट पार्टी की नीति है, वो एक अलग ही नीति है और विस्तारवादी की नीति है। ठीक है सर, अनुपम तिवारी सर, कैसे देखें इन सभी चीजों को? एक तरफ से पॉलिटिसाइज ना करें, जंग का माहौल ना बनाइए, और अपने वहां हर तैयारी करेंगे वो। देखिए गौर जी, आप सैटेलाइट इमेज दिखा रहे हैं, मुझे नहीं दिख पा रही है, लेकिन जो हमारी इंटेलिजेंस ने जो पहले बताया है कि चाइना ने वेस्टर्न कमांड थिएटर में अपने 2,35,000 ट्रूप्स जो है जमा करके रखे हुए, ये बात सीधा इंडिकेट करता है कि वो वार के लिए एकदम से अपना बैकअप रखा हुआ है उसने। अब ये हिंदुस्तान को देखना है कि वो इन सब चीजों से कैसे निपटे। मुझे लग रहा है कि चाइना स्टडी ग्रुप के पास भी इसकी इंफॉर्मेशन है, और इसके अलावा जो भी करता धरता है वो सब इन सब चीजों पर नजर बना के रखे हुए हैं। और ये जो आर्थिक प्रतिबंध लगाने वाली बात है कि हम इस आर्थिक रूप से चाइना पहले तोड़े, तो साहब हमें रियलिस्टिक होना चाहिए कि हम भले ही चाइना के बहुत बड़े बाजार हैं, लेकिन हम अकेले बाजार नहीं है। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप कामों करना चाहते हैं। हम ऐप्स बंद करने पे भी हिंदुस्तानी सरकार का काफी मजाक उड़ाया गया था कि वो अपने डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और हम उनके ऐप्स बंद कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, पहले ऐप्स बंद किए गए, उसके बाद साउथ चाइना सी के माध्यम से जो ट्रेड हो रहा था, आसियान कंट्रीज का जो इंपोर्ट हो रहा था, उनके ऊपर लिमिट सेट करी गई है। आज जो है इंडियन, ये बहुत बड़ी घटना है जिसमें हम लोग आज बात कर रहे थे कि इंडिया में मैंडरिन लैंग्वेज को बैन किया जा रहा है या उसके बारे में परमिशन नहीं दी जा रही है।
या चाइना को इन सब चीजों के साथ एक साफ संदेश दिया जा रहा है कि हम आपसे हर तरह से लड़ेंगे। हम जरूरी नहीं कि केवल बॉर्डर पे ही लड़ेंगे, हम इसके अलावा आपसे इकोनॉमिक फ्रंट पे भी लड़ेंगे और हम आपसे एजुकेशन पॉलिसीज पे या कल्चरल फ्रंट पे भी हम आपसे लड़ सकते हैं। अब एक हिंदी में एक कहावत है गौहर जी, शठे शाठ्यम समाचरे। आपको दुष्ट के साथ दुष्ट जैसा व्यवहार करना पड़ सकता है, आपको करके दिखाना है, आप दुष्ट मत बनिए, लेकिन उसको उसकी नजरों से देखिए। ड्रैगन की अगर लाल आंखें हैं तो हिंदुस्तानी शेर की भी लाल आंखें होनी चाहिए, बिना उससे काम नहीं चलने वाला। राइट सर, मैं आपके पास आ रहा हूं जनाब जल्दी से। अनिल मिश्रा सर, 3 बड़े देश है जी, पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है। इंडिया और पाकिस्तान के भी जब भी तू मैं होती है तो बहुत बार हमने सुना कि न्यूक्लियर वॉर तक भी बातें आई, धमकियां आई जी, पाकिस्तान से आई, जिसका रिटेलिएट और जवाब यहां से भी दिया गया। लेकिन इन 3-4 महीनों के दौरान जब से चाइना एक्सकलेशन बढ़ा है, जब से चाइना के LAC पर ट्रूप्स आए हैं, वार्ता चल रही है, लेकिन ये न्यूक्लियर शब्द गायब है, कहीं से भी नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। यही सबको समझने की जरूरत है। देखिए, चाइना भी सब चीजों को समझता है और इस सिचुएशन में जो आज की डेट में है पूरे वर्ल्ड में और खासकर चाइना की, वो कहीं से भी वार नहीं करना चाहता। लेकिन जिस ढंग से कोरोना को लेकर चाइना को घेरा गया और खासकर अमेरिका द्वारा घेरा गया, यूरोपियन कंट्री द्वारा घेरा गया और ऑस्ट्रेलिया का कुछ ज्यादा ही स्टेप उठाना, तो देखिए कितना माइंड गेम था कि चाइना ने उन सब चीजों को लेकर किस तरह से केस को डाइवर्ट किया और इस तरह ले आके पटका है। तो मैं तो जहां तक समझता हूं कोई वॉर नहीं होना है। चाइना का ये सोचा समझा गेम है, वो एक तो माइंड डाइवर्ट कर रहा है, टॉपिक चेंज कर रहा है, और दूसरा कहीं न कहीं इंडिया को वो एक डोमिनेटिंग पोजीशन में एशिया के अंदर लाने की कोशिश कर रहा है कि वो सबसे बड़ा है, इंडिया उससे आगे न बढ़े। जो अमेरिका और इंडिया की दोस्ती चाइना को भा नहीं रही है, मैं बहुत साफ बोल रहा हूं, वो हमारी अच्छी दोस्ती है, सोच अच्छी है, लेकिन चाइना इस चीज को नहीं पचा पा रहा है। इसलिए वो कहीं न कहीं हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि हम एक बैक फुट पे रहे। कि अगर आपको ध्यान हो, जिस ढंग से ईरान से अमेरिका की दुश्मनी हुई और ईरान से हमने अपने संबंध तोड़े, इस तरह जब हम उस फुट से दूरी बना रहे हैं तो चाइना कहीं न कहीं हमको मजबूर कर रहा है कि हम अपने रास्ते जिस तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं वहां पे थोड़ा विराम लगाए। मैं आपके पास कर्नल राघव साहब, न्यूक्लियर का नाम नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर वाले जहाज जो उठा सकते हैं इन चीजों को और ड्रॉप इन कर सकते हैं, उनकी तैनाती एयरबेसिस पर कर दी गई। ये टैक्टिक है, प्रेशर टैक्टिक है, जिस तरीके से मिश्रा साहब कह रहे हैं। देखिए, बड़ी चीजें हैं जिन पर बात होनी चाहिए और बड़ी थॉरोली बात होनी चाहिए, ताकि हमारा हित कहीं नुकसान में न जाए। जी, जो वेपनरी सिस्टम है, जो इक्विपमेंट है, वो न्यूक्लियर लेस है। और चाइना के जितने भी एयर बेसिस हैं, वहां पे भी न्यूक्लियर कमांड्स जो हैं, जो चाइना का है, उनके डिलीवरी सिस्टम, न्यूक्लियर वेपन की डिलीवरी सिस्टम भी वो उन्होंने तैयारी की हुई है। ऐसा नहीं कि उन्होंने की है तैयारी, हमने भी, हमारे पास भी, हमारी सिविल अथॉरिटी के पास है, हमारी गवर्नमेंट के पास है, हम लोग भी सक्षम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोग भी सक्षम है जी। पहली बात तो वी आर रिस्पॉन्सिबल नेशन, चाइना और इंडिया। ऐसा कोई फ्लैश पॉइंट आएगा नहीं, लेकिन अगर स्थिति बनती है तो ये एक रीजनल वॉर होगा और डिफरेंट वे से लड़ा जाएगा। अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक होती है तो ये बहुत सोचने और समझने की बात है, बिकॉज पूरे विश्व को ये इफेक्ट करेगा, नॉट ओनली चाइना और इंडिया को, वर्ल्ड को इफेक्ट करेगा। बट वी आर रेडी। ऐसा नहीं है कि हमारा देश सक्षम नहीं है और रेडी नहीं है, वी आर रेडी टू इट। बिफिटिंग रिप्लाई देने के लिए वी आर रेडी। राइट सर। कर्नल सतपाल राघव साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अनुपम तिवारी साहब और अनिल मिश्रा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी जी, जहां एक तरफ से बात हो रही है कि बातचीत के जरिए से इस मसले का समाधान निकाला जाए, वहीं पर जो
खबरें आ रही हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, वो कुछ कहीं और का भी इशारा कर रही है। लेकिन इस बीच सबकी नजरें जो हैं वो उस मीटिंग पर भी है जो दिल्ली के अंदर चल रही है चाइना स्टडी ग्रुप की, जिसको चेयर कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। वहां पर क्या कुछ होगा और ये एनालिसिस जब वहां पर किया जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, क्या जो वर्किंग मैकेनिज्म की है उसकी बैठक होगी, उसकी मीटिंग होगी, नहीं होगी, या जो हफ्ते वाला